बताने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन, जिससे हमको क्या मिलेगा? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मिलेगा, अपवर्तन सूत्र मिलेगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है, प्रत्येक कंडीशन में अलग अलग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड, जब वस्तु को विरल माध्यम में रखा जाता है और रियल इमेज प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यह जानिए कि कैसे प्राप्त होता है। When the object is placed away from the convex spherical refracting surface, जब वस्तु को उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से दूर रखा जाता है, then real image is formed, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है यह देख लीजिए। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या कहे थे? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? डेंसर मीडियम में होता है। यानी कि यह जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह कहाँ है? डेंसर मीडियम में है। एक मिनट, यह कहाँ है? डेंसर मीडियम में है। यानी कि इस कॉन्वेक्स, इस सरफेस के दाहिनी ओर क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। ये पोल पी हो गया। हमको ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? रेयरर मीडियम में। बाईं ओर रेयरर मीडियम है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओ है। यहां से लाइट रे को हमने इंसिडेंट होते हुए दिखाया। यहां से लाइट रे को हमने इंसिडेंट होते हुए दिखाया। इमेज बनाने के लिए क्या किया जाता है? कम से कम 2 लाइट रे लिया जाता है। तो एक लाइट रे यह है, दूसरी लाइट रे यह है। ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या बताए थे? जो लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, वह उसका डेविएशन नहीं होता है। तो यहां से लाइन ओपी ये कहां है? ये सीधे चली गई। दूसरी लाइट रे ओ ए जो इंसिडेंट हुई है आई एंगल बनाते हुए, जो इंसिडेंट हुई है आई एंगल बनाते हुए नॉर्मल से। अब ये डॉटेड लाइन को हम नॉर्मल कह रहे हैं। तो ये डॉटेड लाइन नॉर्मल कैसे होगा? ये एंगल आई है, ये एंगल आई है। ये नॉर्मल कैसे होगा? इसको नॉर्मल कैसे मानेंगे? तो स्फेरिकल मिरर में भी हम ये बात बता चुके हैं आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना लाइन खींचिएगा, किसी स्फीयर के सरफेस को टच कराइएगा, वह लाइन क्या होगा? रेडियस होगा। और रेडियस ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जिस पॉइंट पर आप रेडियस खींचते हैं उस पॉइंट पर वह क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो रेयरर मीडियम में आई एंगल बना इस नॉर्मल से। अब रेयरर टू डेंसर, तो रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ चुके हैं, क्या जान चुके हैं? जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, इंटर करती है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल की ओर मुड़ गई, ये नॉर्मल की ओर मुड़ गई। ये दोनों लाइट रे, 2 लाइट रे हम लिए थे, ये दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पर मिल रही है उसी पॉइंट पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इस रे को थोड़ा सा, एक मिनट, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया।
अब पॉज करके इस फिगर को बना लीजिए। ये आर हो गया, इसको बना लीजिए पॉज करके। ये यू डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, जिसको भी से डिनोट किया गया। चलिए पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले थोड़ा लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है? लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम in front of convex spherical refracting surface at a distance u from the pole P. After refraction, point size real image is formed at a distance v from the pole P on its principal axis. इसको पॉज करके लिख लीजिए। हिंदी में भी इस लैंग्वेज को हम लिख दे रहे हैं। हिंदी में भी लिख दिए हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए, यह जो इंसिडेंट रे है OA, यह रेयरर मीडियम में नॉर्मल से आई एंगल बनाती है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। और रिफ्रैक्टेड रे AI डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। इस μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले डेंसर मीडियम में आर एंगल बनाती है, इसलिए यहां पर स्नेल्स लॉ लागू होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अतः स्नेल के नियम से क्या था? μ1 sin I कांस्टेंट होगा, दूसरे मीडियम के लिए μ2 sin R कांस्टेंट होगा। क्या बताए थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो रेयरर मीडियम के लिए μ1 sin I कांस्टेंट होगा, डेंसर मीडियम के लिए μ2 sin R कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब है कि वह इक्वल होगा। इफ I and R are very small angle, यदि I तथा R बहुत छोटा कोण हो, यदि I तथा R बहुत छोटा कोण हो, तब क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूं पहले, फिर से बता दूंगा। साइन I अप्रॉक्स I और साइन R अप्रॉक्स R। जब साइन I के बराबर है, साइन R R के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? μ1 I इक्वल टू μ2 R। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? μ1 I इक्वल टू μ2 R। यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। लेकिन इसको समझ लीजिए, साइन I के बराबर होगा, साइन R R के बराबर होगा। 11th में सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। जैसे मान लीजिए कि यह कोई सर्किल है, ये सर्किल है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो यह जो पॉइंट बी है वह कहां आएगा? पॉइंट ए के काफी क्लोज हो जाएगा। पॉइंट बी, अगर थीटा छोटा एंगल है तो पॉइंट बी कहां रहेगा? पॉइंट ए के क्लोज होगा। और आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे पॉइंट बी पॉइंट ए के क्लोज होता जाएगा, वैसे वैसे
ये जो आर्क ए बी है वह आर्क ए बी आर्क नहीं रह के वह स्ट्रेट होता चला जाएगा, यानी सीधा होता चला जाएगा। जब पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज हो जाएगा उस समय क्या होगा, वह पॉइंट बी परपेंडिकुलर टू पॉइंट ए हो जाएगा। वह पॉइंट बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ए हो जाएगा, यानी जो लाइन ए बी है, जो लाइन ए बी है, आर्क ए बी है, वह परपेंडिकुलर टू ओ ए हो जाएगा। इस स्थिति में साइन आई क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ए बी बाई ओ बी, साइन थीटा ए बी बाई ओ बी, यह भी एल बाई आर, और टेन थीटा ए बी बाई ओ ए, टेन थीटा ए बी बाई ओ ए, यह भी एल बाई आर होगा। यानी कि अगर थीटा एंगल छोटा है तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर होगा और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होगा। यह आप लोग 11th में मैं बता चुका हूं इस बात को, ठीक है। तो इसी के आधार पर अगर आई और आर बहुत छोटा एंगल है तो साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट से μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। लेकिन सवाल यह है कि यह छोटा होगा क्यों छोटा मानेंगे, तो यह जान लीजिए, यह कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यह कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। निश्चित रूप से ये जो लाइट रे मैं ए पर इंसिडेंट दिखाया हूं, ये जो लाइट रे ओ ए है, यह क्या है, पैरेक्सियल लाइट रेज है। कौन सा लाइट रेज, पैरेक्सियल लाइट रे है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे होगा, ए पर नहीं होगा। यह लाइट रे ओ ए पॉइंट ए पर इंसिडेंट नहीं होगा, वह निश्चित रूप से पोल पी के कहीं आसपास इंसिडेंट होगा, आपतित होगा। यानी कि जब यह पॉइंट ए पॉइंट पी के बहुत क्लोज हो जाएगा तो यह आई जो है यह भी बहुत छोटा हो जाएगा, आर जो है यह भी बहुत छोटा हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, पॉइंट ए अगर पॉइंट पी के बहुत क्लोज हो जाए तो यह आई और आर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ही बहुत छोटा हो जाएगा। इस स्थिति में, और कहने का मतलब यह है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, निश्चित रूप से यह लाइट रे ओ ए इतना डिस्टेंस पर इंसिडेंट नहीं है, यह निश्चित रूप से पॉइंट ए जो है पोल पी के कहीं आसपास है, यानी ओ ए जो है ओपी के पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। उस स्थिति में आई और आर दोनों क्या होगा, दोनों ही बहुत छोटा कोण होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तब तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। If the incident ray OA, refracted ray AI and normal AC makes angle alpha, beta and theta respectively with the principal axis, यदि आपतित किरण OA अपवर्तित किरण AI और अविलंब AC प्रधान अक्ष से अल्फा, बीटा और थीटा कोण बनाती है तब क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए। यहां देखिए, ट्रायंगल ओएसी में थीटा प्लस अल्फा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। थीटा प्लस अल्फा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री, और यही एंगल केवल आई के साथ मिलकर 180 डिग्री। यानी कि थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है, आई के बराबर है। क्या होगा, देन थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर, आई के बराबर। इसलिए और क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा आई के बराबर, और क्या होगा, आर प्लस बीटा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री। किसमें, ट्रायंगल ए आई सी में।
आर प्लस बीटा प्लस यह एंगल मिल करके 180 डिग्री, और यही एंगल केवल थीटा के साथ मिलके 180 डिग्री, यानी कि आर प्लस बीटा किसके बराबर होगा? आर प्लस बीटा किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। इसलिए आर बराबर क्या होगा? थीटा माइनस बीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 में आई तथा आर का मान रखने पर क्या मिलेगा? क्या था इक्वेशन सेकेंड? μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। तो आई की जगह पर रख दिए थीटा प्लस अल्फा, और आर की जगह रख दिए थीटा माइनस बीटा। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए, लेकिन नोट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इफ थीटा अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, क्या है? थीटा अल्फा और बीटा अगर बहुत स्मॉल एंगल है, तो बहुत स्मॉल एंगल कब होगा? जब लाइट रे ओए, लाइट रे ए आई पैरेक्सियल रेज होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है ही, यानी कि पॉइंट ए इनफैक्ट क्या है? हकीकत में पॉइंट ए पॉइंट पी के बहुत क्लोज है, लेकिन आपको समझाने के लिए पॉइंट ए को पॉइंट पी से अलग रखा गया है। यह एंगल दिखाने के लिए अलग रखा गया है। अगर पॉइंट ए को पॉइंट पी के क्लोज दिखा दिया जाए तो क्या होगा? ये कोई एंगल आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए एंगल देखने के लिए, एंगल समझने के लिए पॉइंट ए को पॉइंट पी से अलग रखा गया है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि पॉइंट ए पॉइंट पी के बहुत क्लोज है। तो क्या होगा? अगर थीटा अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल एंगल है और वेरी स्मॉल एंगल, इफ थीटा अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल्स, देन चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण हो, तब क्या होगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन के इक्वल होता है। थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, देन साइन थीटा थीटा के बराबर, और टेन थीटा भी थीटा के बराबर। तो यह थीटा हो जाएगा अप्रॉक्स टेन थीटा, अल्फा करीब करीब बराबर हो जाएगा अप्रॉक्स टेन अल्फा, बीटा करीब करीब बराबर हो जाएगा अप्रॉक्स टेन बीटा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा? थर्ड में थीटा की जगह पर टेन थीटा लिखेंगे, अल्फा की जगह टेन अल्फा लिखेंगे, थीटा की जगह टेन थीटा लिखेंगे, बीटा की जगह टेन बीटा लिखेंगे। तो देख लीजिए, μ1 टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू μ2 टेन थीटा सॉरी प्लस टेन अल्फा। ये क्या होगा? टेन थीटा माइनस टेन बीटा। ठीक है। फॉर पैरेक्सियल रेज प्रधान अक्ष के समानांतर किरणों के लिए
क्या होगा, या ध्यान दीजिए, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। पर एक्सेल रेज के लिए पॉइंट ए पॉइंट पी के क्लोज है, तो ये जो आर्क के जैसा एपी दिख रहा है वह कैसा दिखेगा, वह परपेंडिकुलर दिखेगा। उस स्थिति में tan अल्फा क्या होगा, एपी बाई ओपी, tan बीटा क्या होगा, एपी बाई पीआई, और tan थीटा क्या होगा, एपी बाई पीसी। tan अल्फा एपी बाई ओपी, tan बीटा एपी बाई पीआई, और tan थीटा क्या होगा, एपी बाई पीसी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4, इसको 4 मानना था, इस इक्वेशन को क्या मानना है, 4 मानना है। तो इक्वेशन 4 में क्या हो जाएगा, सभी की जगह पर रख देंगे tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा की जगह, तो tan थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे μ1 एपी बाई पीसी प्लस एपी बाई ओपी इक्वल टू μ2 एपी बाई पीसी माइनस एपी बाई पीआई। यहां ध्यान दीजिए, एपी कॉमन है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एपी कॉमन है दोनों ओर, इधर भी एपी कॉमन है, इधर भी एपी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, μ1 इक्वल टू 1 बाई पीसी माइनस 1 बाई ओपी इक्वल टू μ2 इक्वल टू 1 बाई पीसी माइनस 1 बाई पीआई। ये लास्ट इक्वेशन है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। टू साइन कॉन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, ओपी क्या है, यू है, वस्तु दूरी, ये माइनस यू रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये क्या होगा, साइन कन्वेंशन के अनुसार ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, पी आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और पीसी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। पॉज करके नोट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या होगा, μ1 1 बाई पीसी, तब पीसी के जगह पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, प्लस 1 बाई ओपी माइनस यू, μ2 1 बाई पीसी आर हो गया, अब माइनस 1 बाई भी हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, μ1 बाई आर माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई μ2 बाई भी। μ2 बाई भी को हम लोग बाई ओर लाएंगे, μ1 बाई आर को दाहिनी ओर ले जाएंगे, राइट साइड में μ1 बाई आर को ले जाएंगे, μ2 बाई भी को बाई ओर ले जाएंगे, क्या होगा, ये माइनस μ2 बाई भी है, बाई ओर आकर के प्लस μ2 बाई भी हो जाएगा, माइनस μ1 बाई यू, फिर μ2 बाई आर वैसे ही रहेगा, μ1 बाई आर को दाहिनी ओर ले जाएंगे, बाई ओर प्लस है, दाहिनी ओर माइनस हो जाएगा, और ये हो गया μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर।
यही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हो गया। इसको नोट कीजिए, इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन है छोटा सा, जिसको आगे हम लोग लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या कंडीशन है? इफ रेयर मीडियम इज एयर, अगर विरल माध्यम हवा हो और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तब क्या होगा? म्यू1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या बताए थे हवा के लिए? हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। क्यों होता है याद है? क्या बताए थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम के जगह पर यहाँ एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दोनों में बहुत कम का अंतर होता है, इसीलिए दोनों का क्या हो जाएगा? करीब करीब इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी म्यू1 क्या होगा? 1 होगा। कई बार बता चुके हैं, इसको याद रखना है। और म्यू2 को हमने म्यू मान लिया, डेंसर मीडियम को हमने म्यू मान लिया। तो देखिए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू2 की जगह पर म्यू हो गया, म्यू1 की जगह पर 1 हो गया। फिर इधर राइट साइड में म्यू2 की जगह म्यू हो गया, म्यू1 की जगह 1 हो गया। तो इस फॉर्मूला को इस रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आज इसमें इतना ही।